हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप हिंदी वर्णमाला कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हो। देखिए, पहले हम इनका बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके MCQ होंगे। ठीक है, MCQ होंगे, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। पहले आप यहाँ ढंग से समझिए, फिर उसके बाद MCQ इसी क्लास के अंदर होंगे भाई, इसी में ही। पहले आप बेसिक पढ़िए। तो वर्णमाला कराएंगे, हिंदी वर्णमाला भाई। चलिए भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आप इनका बेसिक समझिए, फिर इनका थोड़ा सा अलग डिजाइन में समझाएंगे, हर तरीके से आसान तरीके से समझाएंगे। वर्ण समझिए भाई। वर्ण क्या होते हैं भाई, ये देखिए भाई। वर्ण मैं और थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ भाई। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाई। क्या है? वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले ये याद रखना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस बात को नोट कर लेना है भाई, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर जिसका क्षरण न हो भी कहते हैं, हम उसे भी हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर ध्वनि। मुझे विश्वास आपको वर्ण समझ में आ गया होगा। जिसके वर्ण किसी का जिसके टुकड़े नहीं हो सके, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गई होगी वर्ण। अब आता है ध्वनि पर। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है भाई। ध्वनि है जो शब्दों की आधारशिला है, ध्वनि, और जिसकी बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे आ, ई, उ, आदि शब्द आदि जब मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं भाई। ठीक है, इस बात को हम नोट कर लेना है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, ध्वनि को बोला और सुना जाता है, जबकि वर्ण पढ़ा और लिखा और देखा जाता है। ये बात तो आप सभी को पता है, इसलिए बात है। और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है भाई। भाषा की जो सार्थक इकाई वो क्या होती है? वो वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पद। सब ये पद, ये शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर और तथा अक्षर से छोटी इकाई वर्ण होती है भाई। जैसे पानी शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं भाई, पा और नी। ठीक है, 2 अक्षर हो गए। तो पा और नी और 4 वर्ण हैं। प प्लस में आ प्लस में न प्लस ए। तो ये हमारे 4 इसमें वर्ण है भाई। सारे समझाएंगे किस तरह से वर्ण निकाले, किस तरह से के एक अक्षर किस तरह से पाए। ठीक है, आप बस बड़े रहिए हमारे साथ अंत तक भाई। देखिए, वर्णमाला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं भाई। नोट कर लीजिए इसको। ये आपकी वर्णमाला है भाई। ठीक है, ये आप इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है, देखिए आपकी वर्णमाला है भाई। आपने देख तो लिया होगा, वर्णमाला में दिखा दिया आपको। अब चलिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 52 है भाई। कितनी है? 52 है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है भाई। हिंदी कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि है। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है भाई। वर्णों की गणना और किस से देख लीजिए आप। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण है देवनागरी लिपि में। इनका विवरण इस प्रकार है, आप देख सकते हो भाई। स्वर हमारे 11 हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन हमारा 25 है भाई। स्पर्श व्यंजन कितने? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। उष्म व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुण व्यंजन 2 है और अयोग हुआ हमारा 2 है भाई। तो ये टोटल कितने हो गए? ये तो 52 हो गए हैं भाई। ठीक है, इस तरह से आपको नोट करना है भाई। अब आ चुके हैं यहाँ पर।
अब देखिए, अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे बिल्कुल टॉप तरीके से, अब आप बने रहना है हमारे साथ। हम कराएंगे वर्ण। भाई मैं बता चुका हूँ, ध्वनि की वह छोटी सी छोटी ध्वनि इसके टुकड़े नहीं हो सको, ठीक है, वह वर्ण कहलाती है भाई। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, स्वर कहलाते हैं भाई। ये वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। और स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वर वर्णों की बात करते हैं भाई, जिनके बिना रुकावट के प्रयोग होता है, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण जो बिना अवरोध के हो उसे स्वर कहते हैं। मतलब क्या होता है? इनके स्वर, ठीक है, उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। इनमें क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, उनके इनमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है। किसमें? स्वर में। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है, देख लीजिए आप। स्वर हमारी बात करते हैं, स्वर 3 भागों में बैठा हुआ, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर भी हमारे 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं, और संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। अब आप देख सकते हो हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, जो बड़ी मात्रा है। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ, ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है भाई। आगे चलिए, स्वर वर्णों के वर्गों का आधार बताइए। स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार है भाई, ये हमारे मात्रा उच्चारण के आधार पर है भाई, मुख के द्वारा खुलने के आधार पर, नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर है भाई, और जीभ के प्रयोग के आधार पर, और ओठों के, होठ बोलते हैं जिसे, होठों के स्थिति के आधार पर, और घोषत्वों के आधार पर। अब हम पहले बात करेंगे मात्रा के, मात्रा भाई, मात्रा के आधार पर। मात्रा देखिए, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या कितनी होती है? तो मात्रा हमारी 10 है। हिंदी के अंदर कितनी मात्राएं होती हैं? तो हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। इस बात को अपन नोट कर लेना है। एक है हमारा आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इस बात को आप नोट कर सकते हो। आ की मात्रा ये रही भाई, ठीक है। सारे हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ भाई। देखिए ये हमारी आ की मात्रा है, ये हमारी ई की मात्रा, ये हमारी ई की मात्रा है, ये हमारी ऊ की मात्रा, और ये हमारी ऊ की मात्रा है, ये हमारी री की मात्रा, ये हमारी ए की मात्रा, ये हमारी आई की मात्रा, ये हमारी ओ की मात्रा, ये हमारी औ की मात्रा है, ठीक है। इस तरह से आपको नोट करना है। ये मात्रा हिंदी में 10 मात्राएं होती है, और कौन कौन सी? ये आपके सामने ये रही भाई, ठीक है, ये आपकी 10 मात्राएं होती है। अब आता है मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भाई, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। हर्ष स्वर या मूल स्वर, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है भाई, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, वह स्वर मूल या हर्ष स्वर, हर्षौ, ये एक मात्रिक कहलाते हैं भाई। जैसे वे स्वर मूल या हर्ष स्वर, ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। हर्ष स्वर में क्या लगता है? कम समय लगता है। ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, ठीक है, हमारे हर्ष स्वर है भाई। ए, ई, उ, री, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे। दीर्घ स्वर, समान हर्ष या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे आ, ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? तो बराबर आ बनाते हैं भाई, ठीक है। 2 छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? तो बड़ी ई बनाते हैं। 2 छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं भाई। और ए और प्लस में छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और यह हम देखिए, ठीक है। और आई हमारे किस तरह से बनाते हैं? ए प्लस ऊ मिलकर बनाते हैं भाई। और औ हमारे ए और प्लस में ओ मिलकर औ बना देते हैं भाई। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है भाई। दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में हमारा 2 मात्रा का समय लगता है। इनमें हमारे हर्ष या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं भाई।
प्लुत स्वर जिस स्वर का उच्चारण में 3 गुना समय लगे। भाई देखिए मैं आपको बता दूं, दीर्घ स्वर में थोड़ा 2 गुना समय लगता है, ठीक है, तो और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे भाई, नोट कर लेना भाई। अब आता है हमारे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जीव के आधार पर देखिए, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये हमारे अग्र स्वर हैं भाई, ठीक है, ये जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं, ठीक है, अग्र स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण, अग्र स्वर क्या होते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में जीव के अग्र स्वर मतलब अगले भाग से होते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे ई ऐ, ठीक है, इस तरह से होता है। मध्य स्वर ए हमारा मध्य स्वर है भाई, और पश्च स्वर हमारा क्या होता है, ये हमारे बीच में से होता है मध्य स्वर, ठीक है, और हमारा पश्च स्वर जो पीछे से होता है भाई। देखिए यहाँ पर सभी के बारे में भाई, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के मध्य भाग से होते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, और पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीव के पश्च भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, ठीक है। मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। मुख द्वार खुलने के आधार पर विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। देख लीजिए भाई, विवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है ये विवर्त स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। अर्धवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ऐ, औ, ठीक है, ये हमारे अर्ध स्वर हो गए, अर्धविवर्त स्वर। संवृत्त स्वर जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है संवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ठीक है, उ, इस तरह से। और अर्ध संवृत्त स्वर जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है और आधा संवृत्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, आधा बंद रहता है, तो अर्ध संवृत्त स्वर कहलाता है, जैसे ए, ओ, ठीक है, इस तरह से। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार में बांटा गया है। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई, इस बात को ध्यान रखना है भाई, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं भाई। चले भाई, वृत्ताकार भाई जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं भाई। ये हमारे वृत्ताकार वाले स्वर हैं भाई, ठीक है, जैसे ये रहे हमारे वृत्ताकार स्वर, जैसे उ, ओ, औ, ठीक है, इस तरह से। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे हैं, जैसे ये रहे आपके। अब नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। चलिए भाई, ये तो हमारे आपके, ठीक है, अभी तो बाकी बचे हैं भाई, चलिए आगे। मौखिक स्वर जिसे निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है वह स्वर मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ई, ठीक है, ये हमारे मौखिक स्वर होते हैं, जिसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं भाई। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में वायु मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाती है, जैसे अंग, जैसे ओ, अंग, ठीक है, ये होते हैं हमारे। अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं भाई, जैसे सास प्लस में आ, ये ओ भाई, यहाँ पर ये सांस इस तरह से होगा भाई, अंग चंद्र बिंदु लग जाएगा भाई, ठीक है, सांस। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है भाई। हर व्यंजन में क्या है, ए की ध्वनि छुपी मिलेगी हर व्यंजन के अंदर।
ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे के प्लस में ए तो ये के है, खे खे प्लस में ए तो ये हमारी खा हुआ खे खे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा जब इसके नीचे हलंत लग जाएगा, इसे हलंत व्यंजन ये हलंत बोले, इसे ये क्या हमारा आधा स्वर हो जाता है, के हमारा आधा होगा यहाँ पर, और इसको आ मिलाने पर देख ली, मैं आपको बता दूं, जिसे के करेंगे हम के, देखिए का, ठीक है, तो ये का है हमारा। अगर हम इस का को देखिए इस तरह से मानेंगे, ये क्या इस तरह से भी, अगर हम का, ये हमारा अर्ध स्वर है, ये हमारा के, ठीक है, और इसमें प्लस में ए जोड़ने से ये हमारा पूरा का बन जाता है भाई, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है भाई। कितनी है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है भाई। चलिए भाई, ये तो अब यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण भाई, हमारे सपर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारे 25 होते हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, और हमारा पा वर्ग है, ये देख लीजिए, ठीक है। इनको याद रखना, बस आप कट देने से कर देंगे 100%। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, और वे कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है, और उसमें व्यंजन है हमारे ये रहे हमारा आपके सामने, कुल 33 व्यंजन हैं हमारे। अब चलिए यहाँ पर विशेष द्विगुण के अन्य नाम गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और नामित व्यंजन आदि है भाई। जैसे ड और ढा, ये द्विगुण व्यंजन है हमारे। कौन से व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। छ अक्ष, ठीक है, के और प्लस में से मिला से हमारे ये हो जाएगा, ये हमारे छे, और हमारे त प्लस में रात्र, और ज प्लस में या, तो सर, ठीक है, और से प्लस में र, संयुक्त व्यंजन है हमारे, जो हमारे 4 हैं, ये हमारी क्या हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है भाई। इस तरह से नोट कर लेना। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं भाई। कितने प्रकार हैं, और वह हमारे वर्गीकरण के आधार पर इनके 3 प्रकार, सपर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उसमें संघर्षी व्यंजन। सपर्श व्यंजन देखिए आप, सपर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जो उच्चारण करते समय कंठ, तालु और मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श होते हैं, सपर्श व्यंजन कहलाते हैं। सपर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। सपर्श व्यंजन देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सपर्श व्यंजन ये हमारे 25 होते हैं। ये हमारे सपर्श व्यंजन में बता चुका हूँ आपको कि का वर्ग भी हमारे 5 है, सारे 5 होते हैं ये हमारे। इसे हम कचट तप भी बोलते हैं हम, ठीक है, कचट तप के नाम से आप इस तरीके याद रख लेना। अंतस्थ व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जो जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारण किए जाएं और अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ला, ले और वे, ये 4 होते हैं। नोट, ये और वे को अर्ध स्वर कहते हैं। ये और वे को क्या कहते हैं, हमारे अर्ध स्वर कहते हैं भाई। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ठीक है 2-4 और क्वेश्चन बचे, फिर हम MCQ पे चलेंगे इसी के बाद की। यहाँ पर उसमें व्यंजन ऐसे वर्ण जो किसी स्थान पर घर्षण करते हुए उच्चारित होते हैं हो, उसे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उसमें व्यंजन तीनों तो से हो जाएंगे और हे हो जाएंगे, ये हमारे 4 होते हैं। घोषोत्सव के आधार पर व्यंजन के दो वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को हम घोषोत्सव के आधार पर व्यंजन या वर्णों का वर्गीकरण अघोष और घोष या सघोष बोल सकते हैं भाई। अब देखिए अघोष, देखिए अघोष ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत न हो उसे अघोष कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा से और से तो अघोष वर्ण है भाई हमारे। अघोष व्यंजन वर्ण हमारे, ये हमारे अघोष वर्ण है हमारे, देख लीजिए हमारे। सघोष या घोष ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत हो वो हमारी घोष कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा स्वर सारे स्वर वर्ण ये, रे, ले, वे अंतस्थ और है घोष वर्ण है भाई। ये हमारे सघोष वर्ण देख लीजिए हमारे, ये हमारे सघोष वर्ण है, आप इसको देख सकते हो। ग, घ, ढ, अंग, ठीक है, जा, झा, या, तो इस तरह से हमारे क्या है सघोष वर्ण है। सभी स्वर ए, आ, ई, ये हमारे सभी स्वर हैं। और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे
और है, ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है। जिसे चलिए भाई, प्राणांतों के आधार पर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अल्पप्राण और महाप्राण बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, इसलिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे भाई। अगर आप चाहते हैं भाई हाँ हमारे एक भी नंबर नहीं कटे हिंदी में, तो आप हमारे साथ बड़े रहिए। अब हम शुरुआत से चलेंगे भाई, ठीक है, व्यंजन से चलेंगे, उसके बाद क्रम चलते चलेंगे, टेंशन मत लेना। अल्पप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, ठीक है, पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि न हो, अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण वर्ण ये हमारे अल्पप्राण वर्ण हैं सारे, ठीक है, इस बात को हम नोट कर सकते हो भाई। महाप्राण वर्ण कौन से हैं हमारे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न हो तो महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा तथा समस्त उसमें वर्ण कहलाता है। तो महाप्राण वर्ण ये हमारे महाप्राण वर्ण, ये हमारा वर्णमाला है भाई, ठीक है, ये रहे हमारे आपके सामने भी। अब आपको समझ में आएगा। देखो ये वर्णमाला है और ये हमारे घोष है और ये अघोष है, ये हमारा घोष है, जी हम जिसे बोलते हैं सघोष भी बोल सकते हैं। अघोष में अघोष वर्ण में हमारा उच्चारण स्थान देख लीजिए, हमारा ये हमारा उच्चारण स्थान देख लीजिए आप। इनको थोड़ा सा कम जूमिंग कर देता हूँ भाई। ये हमारा उच्चारण स्थान है भाई, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है भाई, ठीक है। ये हमारे स्पर्शी होते हैं और उसमें हमारे ये महाप्राण, ये हमारे उसमें होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण दोनों ये देखिए, ये हमारे ये रहे, उसमें हमारे महाप्राण में ये रहा हमारा, स्पर्श में हमारा ये महाप्राण और ये हमारे, ठीक है, ये रहे। और अल्पप्राण और अनुनासिक बोलते हैं जिसे हम, ये हमारे अंतस्थ हो गए। इस तरह से आप देख सकते हो भाई वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये देख मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये हमारे देख लीजिए किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये पांच होते भाई, 1 2 3 4 5। क्या बोला? पहला और तीसरा और पांचवा ये होते हैं भाई, ठीक है, इनमें ये हैं हमारे स्पर्श में, इनके बारे में ये बात कर रहा है भाई। अब चलिए, अब हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भाई, मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, हम और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। और वीडियो कमेंट में बताना कैसी लग रही है और कैसी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा जो हमने कराया है वही, उसी का ये टेस्ट है भाई। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो स हमारा तालु है भाई, तालु का है भाई। चलिए, टा वर्ग है हमारा, टा वर्ग किस में आता है? तो ये हमारा देख लीजिए भाई, टा हमारा मूर्धन्य है भाई। अर्धस्वर है, अर्धस्वर है ये और वे हमारा अर्धस्वर है, मैं बता चुका हूं भाई। और यहां देखिए आप, अयोग वाक कहा जाता है तो विसर्ग को हमारा अयोग वाक कहा जाता है। ये हमारा अयोग होते हैं हमारे अंग और आहा। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसे हम अनुस्वर बोलते हैं और ये हमारा विसर्ग होता है भाई, ठीक है। अब तो आपको समझ में आया होगा भाई, ये बताइए आप, हमारा ये इस तरह से अयोग वाक कहा जाता है तो अनुस्वर और विसर्ग को कहा जाता है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया। अंग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा भाई? तो नासिक क्या हो जाएगा? अंग, या अण बोलते हैं जिसे हम, अंग, ठीक है। चलिए भाई, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घ बोलते हैं जिसे हम, घ, तो वह जाएगा हमारा कंठ का है भाई, घ, 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 ये हमारे कंठ का है भाई। अक्षय वर्ण किसका योग से बना है? अक्षय, तो के और प्लस से बना है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो हमारा त ये हमारा दंत वर्ण है भाई। चलिए भाई आगे। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, तो हमारे वक्त हैं। क्या है? हमारा वक्त हो जाएगा भाई। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो अ से पहले आता है, तो हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो हमारा मैं हमारा ता वर्ग का नहीं है, तो हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा छ हमारा घोष नहीं है भाई। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो हमारा रिवाज है, हमारा री स्वर नहीं है। बाकी के अंदर हमारा री है भाई। कृपा में भी और दृष्टि में भी हमारा री है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है भाई। थ किस प्रकार का व्यंजन है? थ हमारा दंत व्यंजन है भाई। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? वे हमारे स्वर होते हैं भाई। त्रे की ध्वनि हाँ है, त्रे हमारी ये हो जाएगी हमारे ए की हो जाएगी हमारे। ठीक है, त प्लस में री। इनमें से सघोष वर्ण कौन है? तो ए हमारा सघोष है भाई। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, तो हमारा प्याऊ हो जाएगा, प्याऊ। ज्ञ को वर्णमाला माना जाता है, तो हमारा संयुक्त व्यंजन माना जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सपर संघर्षी है? तो हमारा झ हमारा सपर संघर्षी है, ये राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए। ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके से कराया है, और यहाँ पर सीटी में पूछे गए, टेट में पूछे गए, सारे प्रेरित क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा परकंपित वर्ण है भाई? ये सारे एग्जामों के लिए उपलब्ध है, कैसे नहीं है। रा हमारा ये रहा हमारा परकंपित व्यंजन है हमारा। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो हमारे उष्म हो जाएगी, उष्म। ख है, तो ख हमारा अघोष व्यंजन है भाई। उष्म महाप्राण वर्ण है, तो हमारा श हमारा हो जाएगा आपका। महाप्राण व्यंजन है, तो हमारा था हमारा महाप्राण व्यंजन हो जाएगा भाई। तो फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है।